द राजा साहब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है, ये है रॉयल स्वैग, डार्क सीक्रेट्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का गेम। बाहर से हंसती खेलती स्टोरी लगती है, लेकिन जैसे जैसे पर्दे खुलते हैं असली राजा की रियलिटी सामने आने लगती है और यहीं से मूवी पूरी तरह टर्न हो जाती है। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो अपने हाथ में अस्थियों से भरी हुई मटकी लेकर एक ढाबे पर जाता है। वहाँ का वेटर उसे बताता है कि बाहर से खाना लाना यहाँ पर अलाउड नहीं है, जिस पर वो आदमी कहता है कि ये खाना नहीं है, ये किसी की अस्थियां हैं। और तभी वो आदमी उसे 500 रुपए देता है। वेटर थोड़ा नरम पड़ता है, लेकिन अचानक वो आदमी 500 रुपए का नोट वापस खींच लेता है और कहता है ये 500 का नोट उस अस्थियों वाले आदमी का लास्ट नोट है। और इतने में वो नोट उसके हाथ से उड़ जाता है। आदमी उसका पीछा करता है और वो नोट उसे जंगल के रास्ते से होकर एक हवेली तक ले जाता है, जो देखने में लगता है कई सालों से बंद पड़ी है। नोट के चक्कर में वो आदमी उस हवेली के अंदर चला जाता है। अंदर से हवेली बेहद रॉयल दिखाई देती है, लेकिन माहौल पूरी तरह अजीब और डरावना होता है। तभी वहाँ उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती है, जैसे अपने आप गाना बजना, लाइट्स ब्लिंक करना, कहीं किसी की बॉडी पड़ी दिखाई देती है और सामने एक बड़ा सा सिंहासन नजर आता है। अचानक से लाइट ब्लिंक करने लग जाती है और वो सिंहासन अपने आप हिलने लगता है। डरा हुआ आदमी रिक्वेस्ट करता है मुझे छोड़ दीजिए सर, हालांकि उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी एक खतरनाक आवाज गूंजती है, जो कुछ भी तूने लिया है इन अस्थियों के साथ यहीं पर रख दे और ये नोट तेरा नहीं है। डर के मारे वो आदमी सब कुछ वहीं पर रख देता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तभी एक बिना सिर वाला आदमी तलवार लेकर उसके सामने आता है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। देन हमें राजू को दिखाया जाता है, जिसे सभी लोग प्यार से राजा साहब भी कहा करते थे। राजू अपनी दादी के साथ गाँव में रहता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और दादी ने ही उसे हमेशा प्यार और देखभाल के साथ बड़ा किया है। यहाँ पर उसकी दादी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिसे अल्जाइमर कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान धीरे धीरे अपनी यादें खो देता है और उसे बीती बातें बिल्कुल भी याद नहीं रहती, बल्कि रोजमर्रा की चीजें भी याद नहीं रहती। लेकिन इस बीमारी के बावजूद राजू की दादी अपने हस्बैंड यानी राजू के दादाजी को एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल पाती है। उनकी यादें धुंधली हो सकती हैं, पर उनका प्यार और जुड़ाव आज भी उनसे उतना ही गहरा है। और तभी हम व्यूवर्स को ये पता चलता है कि राजू की दादी कोई आम महिला नहीं है, बल्कि एक बेहद बड़े राजू परिवार से ताल्लुक रखती है। वो कभी राजघराने की रानी हुआ करती थी, जिनका नाम गंगा देवी था। राजू की दादी राजू को हमेशा अपने पुराने किस्से सुनाया करती थी और राजू ये सुन सुनकर अब पूरी तरीके से पक चुका था। उसे लगता था दादी की याददाश्त कमजोर हो चुकी है, इसलिए वो बस ऐसे ही कहानियां कहती रहती है। राजू की दादी उसे बताया करती थी कि उनकी रियासत में एक गंगा राजू नाम का सेवक हुआ करता था, जो मंदिर की देवी माँ के सारे आभूषण चुरा कर भाग गया था और उसे पकड़ने के लिए तुम्हारे दादाजी खुद निकल पड़े थे। लेकिन वो उस दिन के बाद कभी भी वापस नहीं लौटे, क्योंकि उनका कहना था जब तक वो उन आभूषणों को नहीं ढूंढ के लाते तब तक वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो उस दिन के बाद कभी भी वापस नहीं आए और इसी वजह से राजू की दादी गंगा देवी आज भी हर पल उनका इंतजार करती रहती है। एंड राजू कई सालों से अपनी दादी के लिए अपने दादा को ढूंढ रहा है, लेकिन आज तक उसे उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। तभी कहानी में अनीता नाम की लड़की की एंट्री होती है, जो कि राजू की दोस्त होती है और मन ही मन उसे पसंद भी करती है। और अब इसी तरीके से दादी और राजू की जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है। तभी विष्णु नाम का एक लड़का शादी करके लौटता है और खुशी खुशी अपनी वेडिंग फोटोज को राजू को दिखाता है। और अब राजू जैसे ही उन फोटोज को देखता है तो उसे उसके बैकग्राउंड में अपने दादाजी दिखाई देते हैं और ये देखकर राजू एकदम शॉक्ड हो जाता है। और अब राजू तुरंत उसे पूछता है कि ये फोटो तुमने कहाँ ली थी। वो बताता है कि उसने चार मीनारी के पास से फोटो खींची थी। अब बस फिर क्या था, राजू फौरन अपने मामा को कॉल करता है, जो कि चार मीनार स्टेशन में कांस्टेबल थे। उसके मामा साफ कह देते हैं कि ये मामला काफी पुराना है और अगर दादाजी को ढूंढना है तो इंस्पेक्टर के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। राजू इसके लिए मान जाता है और अनीता के पापा से पैसे लेकर अहमदाबाद पहुंच जाता है। और जाने से पहले राजू अपनी दादी की जिम्मेदारी अनीता और अपने दोस्त महेश के लिए सौंप देता है। और अब जैसे ही राजू अहमदाबाद पहुंचता है तो उसे वहां अपने गाँव का एक ऑटो ड्राइवर मिलता है और वो ऑटो ड्राइवर राजू को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एंजल दिखाई देती है, जो कि असल में एक नन थी। वो वहां से गुजर रही होती है और राजू की नजर जैसे उस पर पड़ती है तो पहली ही नजर में वो उससे प्यार कर बैठता है। और फिर राजू सीधा चर्च में जाता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पर वो प्रेयर का नाटक कर रहा था। तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आती है और उसे सिखाती है कि प्रेयर सही तरीके से कैसे करते हैं। तभी राजू को पता चलता है इस छोटी बच्ची को हार्ट की प्रॉब्लम है और उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए और अगर सही टाइम पर इलाज हुआ तो उसकी जान बच सकती है। ये सुनकर राजू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो अपने लाए हुए 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए राजू उस छोटी लड़की के इलाज के लिए चर्च के लिए दान कर देता है। और ये देखकर एंजल राजू से इम्प्रेस हो जाती है और अब वो भी मनी मन उसे पसंद करने लगता है। राजू पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर अपने दादाजी की फाइल को इंस्पेक्टर को देता है और वो गंगा राजू की तस्वीर को दिखाते हुए कहता है ये वही गंगा राजू है जो मेरे दादाजी के साम्राज्य से ताल्लुक रखता है और देवनगर के खजाने से गहनों का संदूक लेकर भाग गया था और मेरे दादाजी उसे लेने गए थे, लेकिन आज तक वो कभी वापस नहीं आए। उसके बाद हम देखते हैं वो इंस्पेक्टर उसके दादाजी को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है गंगा राजू पर, जिसे हम एक जंगल के अंदर देख पाते हैं, जो कि उस जंगल में कुछ ढूंढने की कोशिश
कोशिश कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ राजू एंजल के ख्यालों में बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसके पास फोन आता है और वो एंजल ही होती है। असल में उसका नाम बेसी है, लेकिन राजू उसे प्यार से एंजल कहा करता था। और फोन पर बेसी यानी कि एंजल राजू से कहती है कि मैंने तुम्हारे दादाजी पर चीटिंग केस फाइल किया हुआ है और इसीलिए तुम उन्हें बचाने के लिए मिसिंग केस करके आए हो, लेकिन मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। एंड वो आगे कहती है कि मैं उस बच्ची का ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल गई थी। तभी वहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी और मुझे जल्दी से स्लिप कटवानी थी। तभी वहाँ पर उस लाइन में मुझे तुम्हारे दादाजी मिले। उन्होंने कहा कि सारे पैसे मुझे दे दो, मैं जल्दी से स्लिप कटवा के तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए। और इसी सीन में हम व्यूवर्स से साफ देख पाते हैं कि जैसे ही राजू के दादाजी एंजल से कहते हैं पैसे मुझे दे दो, उनकी आंखें चमक उठती हैं। वो एक मंत्र पढ़ते हैं जिससे एंजल उनके वश में आ जाती है और सारे पैसे उन्हें दे देती है। खैर, अब एंजल की बात सुनकर के राजू पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने अपने दादाजी से इस तरह की कोई भी उम्मीद नहीं की थी। और वही एंजल उसे साफ शब्दों में कह देती है कि उसके दादाजी ने जो पैसे लिए हैं वो तुरंत की तुरंत उसने वापस दे दे। अगर अभी के अभी उसने 3 लाख रुपए एंजल को नहीं दिए तो वो उसे ऐसे ही परेशान करती रहेगी। और अब राजू अपने मामा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर पैसे कहाँ से लाए इस बारे में बात कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर भैरवी नाम की एक लड़की आती है और पता चलता है कि भैरवी उसके लिए एक बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए लेकर आई थी। यहाँ भैरवी बताती है कि तुम्हारे दादाजी ने कभी मेरे नाना जी की मदद की थी और अब मेरे नाना उनका एहसान चुकाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये 1 करोड़ रुपए वापस भेजे हैं। लेकिन भैरवी कहती है ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी, ये रकम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दादाजी के हाथों में ही मैं दूंगी। राजू कहता है कि मुझे इनमें से सिर्फ 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन भैरवी उसे देने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और उस बैग को लेकर भाग जाते हैं। और फिर क्या था, यहाँ पर हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। राजू सारे गुंडों को बखूबी पीट देता है और उसके बाद भैरवी उसे आखिरकार 3 लाख रुपए दे देती है। और अब राजू एंजल के लिए 3 लाख रुपए दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं राजू उस ऑटो ड्राइवर को बताता है कि एंजल असल में एक नन है। तो ड्राइवर उससे कहता है कि नन लोग कभी शादी नहीं करते और ना ही कभी किसी से प्यार कर सकते हैं। ये सुनकर राजू का दिल टूट जाता है। खैर, इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है भैरवी पर, जो अपने नाना से फोन पर बात करती है। और तभी हमें पता चलता है कि उसका नाना कोई और नहीं बल्कि गंगा राजू है और ये वही होता है जो आभूषणों की संदूक लेकर भाग गया था। भैरवी अपने नाना से कहती है कि वो राजू से प्यार करने लगी है और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। ये सुनकर गंगा राजू अपना फोन फेंक देता है, क्योंकि उसे भैरवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर, उधर हम देखते हैं राजू के पास अनीता का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि दादी यहाँ से जा चुकी है। उसका कहना था कि रात में उन्हें सपना आया था जिसमें उन्होंने दादाजी को देखा था और वो उसे बुला रहे थे और इसीलिए वो बिना बताए रात को घर से निकल गई। और अब ये सुनकर राजू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी दादी को ढूंढने के लिए भैरवी के साथ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें राजू की दादी को दिखाया जाता है, जो कि रोड पर चल रही होती है। तभी कुछ गुंडे आकर उससे उसकी ज्वेलरी छीनने लगते हैं। तभी वहाँ पर भैरवी और राजू पहुंच जाते हैं और अगले सीन में हमें एक बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर भैरवी उन सारे गुंडों को बहुत मारती है। उसके बाद राजू दौड़कर अपनी दादी को गले लगा लेता है और दादी भावुक होकर कहती है उनके दादाजी उन्हें बुला रहे थे। और अब राजू जवाब देता है कि अगर मैं दादाजी को ढूंढकर वापस नहीं लाया तो मैं तेरा पोता नहीं। इसके बाद राजू अपनी दादी को अपनी मासी के घर पे छोड़ देता है और खुद पुलिस स्टेशन की ओर दोबारा से निकल पड़ता है। अब राजू पुलिस स्टेशन में घुसने वाला होता है कि तभी वो पीछे देखता है और उसके पीछे गंगा राजू उसे दिख जाता है, जो कि चुपचाप से उस पर नजर रख रहा था। और फिर क्या था, राजू से पकड़कर वहीं पर पीटने लगता है। तभी वहाँ पर भैरवी आ जाती है और वो राजू को रोक लेती है और कहती है ये मेरे नाना है। और इसके बाद गंगा राजू से कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ हमारी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। और अब गंगा राजू बताता है तुम्हारी दादी कभी देवनगर साम्राज्य की महारानी हुआ करती थी, जिनका नाम गंगा देवी था। और एक दिन गंगा देवी गरीबों के लिए प्रसाद बांट रही थी। तभी वहाँ पर एक भिखारी दिखाई देता है और ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी कनक राजू होते हैं। और अब कनक राजू सीधे महारानी के पास जाकर प्रसाद लेता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर महारानी गंगा देवी का सेवक गंगा राजू आता है, जो कि कनक राजू को मारने लगता है। और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी का हाथ पकड़ने की। लेकिन महारानी गंगा देवी उसे छोड़ने के लिए कहती है। वो उसे बेकार और गरीब समझकर माफ कर देती है, लेकिन कनक राजू इसे अपने दिल में बिठा लेता है और अब किसी भी तरीके से वो गंगा देवी से बदला लेना चाहता था। दैन वो एक तांत्रिक के पास जाता है और कहता है मुझे गंगा देवी से शादी करनी है और उसका पूरा राजपाट और धन दौलत मुझे चाहिए। इसके बाद तांत्रिक उसे बलि देने के लिए कहता है और वो एक ही झटके में अपना पूरा हाथ काट देता है। एंड वो कहता है इसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तांत्रिक उसे एक रस्सी से बांधकर उल्टा कुएं में लटका देता है, जहाँ पर खूनी पिशाच आकर उसका खून पीते हैं, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं होता। और अब काफी दिनों की सिद्धि और तपस्या के बाद वो तांत्रिक उसे एक फल देता है और वो फल लेकर गंगा देवी के पास आता है और कहता है मैं साधना करके तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आया हूँ। और जैसे ही महारानी गंगा देवी उसके द्वारा लाया हुआ प्रसाद खाती है, वो तुरंत उसके बस में आ जाती है। एंड इसके बाद वो गंगा देवी से शादी कर लेता है और मात्र 1 साल के अंदर पूरे खजाने का सोना चांदी और संपत्ति सब पर अपना कब्जा कर लेता है। और अंत में वो मंदिर के आभूषणों के चोरी का इल्जाम गंगा राजू पर लगाकर खुद सारा का सारा खजाना लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद गंगा देवी के परिजन उसे सिंहासन से हटा देते हैं और अपने बेटे को लेकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही गरीबी और संघर्ष के बीच उसका परिवार बढ़ता है और राजू का जन्म होता
है। कुछ समय के बाद उसके बेटे और बहू की भी मौत हो जाती है और गंगा देवी राजू को प्यार और परवरिश के साथ बड़ा करती है। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और ये सब कुछ सुनकर राजू को बहुत तकलीफ होती है। देन गंगा राजू बताता है कि मेरे आदमी से पता चला है कि तुम्हारे दादाजी नटकासुर फॉरेस्ट में देखे गए थे और मैं उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला। और अब फिर क्या था, राजू अपने मामा, ऑटो ड्राइवर और भैरवी को लेकर उस जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ उन्हें एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई देता है। और अब ये चारों लोग महल के अंदर चले जाते हैं और ये वही जगह होती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। इतना भव्य और आकर्षक महल था कि चारों लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। और तभी महल के अंदर हमें वही आदमी दिखाई देता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। असल में जो 500 रुपए के नोट के पीछे उस महल के अंदर आ गया था, वो अभी मरा नहीं था, बल्कि उसे वहाँ पर लटका दिया गया था। एंड महल के अंदर राजू को अपने दादाजी कनक राजू की बड़ी बड़ी फोटोज दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि ये महल उसी के दादाजी का है। महल के अंदर एक कमरा होता है जिसमें बहुत बड़ा सोने का खजाना मिलता है जो महारानी गंगा देवी का था। जैसे ही उस खजाने को राजू छूने वाला होता है तभी वहाँ पर 500 रुपए वाला आदमी आ जाता है। वो बताता है कि तुम्हारे दादाजी को हार्ट अटैक आ गया था और उनकी हॉस्पिटल में मौत हो गई थी और उनकी बॉडी को जलाने के लिए मुझे कहा गया था और मैंने उनकी लाश से कुछ चीजें जैसे रिंग, 500 रुपए, सोने की चेन सब कुछ निकाल लिया था। इसके बाद तुम्हारे दादाजी ने मुझे 500 रुपए के बहाने इस महल में लाकर कैद कर दिया। लेकिन अब राजू उस आदमी की बात को इग्नोर कर देता है और पैसे लेने लगता है। तभी वहाँ पर कनक राजू का भूत आ जाता है और वो भूत कहता है यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मेरा है और तुम यहाँ खुद नहीं आए हो बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। वो कहता है यहाँ लोग मेरी मर्जी से आते हैं और मेरी मर्जी से ही जाते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम अपनी दादी से अलग हो सको। आने वाली तीसरी अमावस्या तक मैं अपना मकसद पूरा करूंगा और तब तक तुम इसी महल के अंदर कैद रहोगे। और अब यहाँ पर राजू को डर तो लगता है, लेकिन वो कनक राजू की आत्मा के सामने बस यही दिखाता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस मूवी में हमें यहाँ पर अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिलती है। राजू इस महल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब पता चलता है दरवाजा ही गायब हो चुका था। एंड ये महल काफी ज्यादा रहस्यमयी होता है। राजू और बाकी लोग यहाँ से कई बार भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं। इस महल के अंदर एक गाड़ी आती है और उसमें से एंजल बाहर निकलती है और वो कहती है कि तुम्हारे दादाजी ने मेरे 3 लाख रुपए चुराए थे और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी, और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम्हें लगा तुम जंगल में छुपकर बैठ जाओगे। राजू उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे दादाजी मर चुके हैं, लेकिन एंजल कुछ भी नहीं मानने वाली थी और धीरे धीरे करके इस महल के अंदर उससे भी दादाजी के दर्शन हो जाते हैं और वो काफी डर जाती है। ऐसे ही कुछ कॉमेडी सीन्स को देखने के बाद राजू सीरियस होता है और वो कहता है कि मुझे अपनी दादी के लिए इस महल से निकलना ही होगा। वो उनसे पूछता है कि तुम में से ऐसे किसी आदमी को कोई जानता है जो भूत प्रेतों को भगाता हो। तभी एंजल राजू को डॉक्टर पद्म भूषण के बारे में बताती है, जो कि एक महान मनोचिकित्सक और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। और फिर क्या था, डॉक्टर पद्म भूषण को वहां पर बुलाया जाता है और वो उस महल के अंदर पहुंच जाते हैं। एंड वो महल को ध्यान से देखते हैं और एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इस कमरे की तरफ कभी मत जाना। खैर उसके बाद यहाँ पर राजू उनसे पूछता है कि कोई मरा हुआ आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। इस पर वो डॉक्टर बताते हैं वो कोई 2-4 लाइन रटा हुआ तांत्रिक नहीं है, वो एक जादूगर जैसा आकर्षक और मनोमोहक व्यक्ति है। वो एक्सोर्सिस्ट, मनोचिकित्सक और सम्मोहन विशेषज्ञ है। असल में वो दिमाग के साथ खेलता है। वो कहते हैं महल के चारों तरफ हिप्नोसिस, स्पाइरल्स और इल्यूमिनाटी पैटर्न्स और अजीब सी पेंटिंग्स और रहस्यमयी आर्टिफैक्ट्स लगे होते हैं। इन सब का मकसद एक ही होता है, किसी को भी ट्रांस में ले जाना। एंड वो कहते हैं उन्होंने तुम्हारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करके तुम्हें यहाँ पर लॉक किया है। तभी वो डॉक्टर राजू को हिप्नोटाइज करते हैं और उससे कहते हैं कि अपने ब्रेन में सोचो तुम्हें कहाँ पर जाना है। राजू अपने ब्रेन में खुद को समंदर के किनारे सोचता है और हिप्नोटिस के असर में वो सच में खुद को वहीं पर महसूस करने लगता है। लेकिन तभी उसे मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। अचानक राजू खुद को फिर उसी महल में पाता है और उन आवाजों के पीछे पीछे उसी कमरे की ओर बढ़ने लगता है जिस कमरे में जाने से डॉक्टर ने मना किया था। डॉक्टर कहते हैं तुम उन मंत्रों पर ध्यान मत दो, केवल मेरी आवाज सुनो और अपने सामने समंदर देखो। लेकिन राजू कुछ नहीं सुनता और सीधा उस कमरे में चला जाता है जहाँ उसके दादाजी किसी इंसान की बॉडी को काट रहे थे और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दादाजी आते हैं और डॉक्टर को ही हिप्नोटाइज करके उसे बहुत बुरी तरीके से डरा देते हैं। एंड उसके बाद वो डॉक्टर को बहुत जोर जोर से मारते हैं और फिर उसे महल के गेट से बाहर फेंक देते हैं। इसी बीच अनीता भी वहां पर आ जाती है और अब बेचारा राजू 3 लड़कियों के चक्कर में फंस जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं गंगा राजू के लिए राजू का कॉल आता है और राजू कहता है दादाजी की तबीयत खराब है, दादी को लेकर तुरंत नरसापुर फॉरेस्ट आ जाओ। और गंगा राजू गंगा देवी के पास जाता है और कहता है आपके पति की तबीयत खराब है, राजू ने आपको बुलाया है। और अपने पति की तबीयत की खबर सुनकर गंगा देवी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में लाया जाता है। जिसके बाद गंगा राजू को कॉल करके बताता है तुम्हारी दादी हॉस्पिटल में है, तुमने मुझे फोन करके उन्हें लाने को कहा था, इसलिए मैं उन्हें नहीं ला सकता। इस पर राजू कहता है मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया था। तब राजू कहता है ये सब कुछ मेरे दादाजी का माया जाल है और वो तो पहले ही मर चुके हैं। और इसके बाद राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर वो डॉक्टर से पूछता
पूछता है कि उसकी दादी की तबीयत कैसी है। तभी वहाँ पर कनक राजू प्रकट हो जाता है और कहता है तुम क्या सोचते हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम हॉस्पिटल में आ गए हो, ये तो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, तुम अभी भी उसी महल के अंदर हो। यहाँ पर राजू डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश करता है लेकिन डॉक्टर उसकी आवाज को और उसे देख ही नहीं पा रहे थे। खैर अब राजू खुद को दोबारा से उसी महल में पाता है। देन हम देखते हैं कनक राजू यहाँ पर अपना राज खोलता है। वो कहता है मरने से कुछ दिन पहले मैंने घोर तपस्या की थी और उसी तपस्या में मैंने एक पिशाच को बुलाया था और उससे वरदान मांगा था कि मैं इस बूढ़े शरीर को छोड़कर नया शरीर पाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपनी धन दौलत से ऐसो आराम की जिंदगी जी सकूं। इसके बदले में फिर वो पिशाच उससे कहता है नया शरीर पाने के लिए तुम्हें तुम्हारी पत्नी की मौत बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से करनी होगी। और फिर वही होता है। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए कनक राजू अपनी मौत के 3 दिन के बाद से ही गंगा देवी के सपनों में आने लगता है और बार बार यही कहता रहता है कि मैं मरने वाला हूँ। लगातार डर, सदमा और वही आवाजें गंगा देवी के दिमाग में बस जाती है और यही उसका मानसिक जुल्म आज उसकी इस हालत की असली वजह बन जाता है। वो कहता है कि अब कुछ ही देर में तुम्हारी दादी की आत्मा सूत्री शक्तियों की भूख बन जाएगी और ऐसा होते ही मैं फिर से जन्म लूंगा और 6 महीने के बाद फिर से अपनी दौलत तक पहुंच जाऊंगा और यूं ही जन्म जन्मांतर तक उसी धन से ऐश करता रहूंगा। ये सुनने के बाद राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी कमरे में जाता है जहाँ पर सारा पैसा और खजाना रखा हुआ था और वो उसे जलाने लगता है। तभी वहाँ पर कनक राजू प्रकट होता है और कहता है तुम यहाँ पर नहीं हो, तुम तो हॉस्पिटल में हो और ये पैसे नहीं बल्कि तुम अपनी दादी को जला रहे हो। और वो राजू के सामने इल्यूजन पैदा करता है और उसे हिप्नोटाइज कर देता है। वो अब राजू के दिमाग के साथ खेलता है और तभी राजू को पैसों की जगह अपनी दादी और हॉस्पिटल का सीन दिखने लगता है। और अब ऐसे ही राजू खुद को कभी हॉस्पिटल में कभी महल में पाता है। रियलिटी बार बार बदलती रहती है और इसी उलझन में वो टूटने लगता है। और अब साफ था कनक राजू पूरी तरह उसके दिमाग से खेल रहा था। तभी राजू को डॉक्टर की बात याद आती है। डॉक्टर ने उसे कहा था कि ये सब दिमाग का गेम है, अगर दुश्मन माइंड से गेम खेल रहा है तो बचने का एक ही तरीका है, खुद को खुद ही हिप्नोटाइज करना। उसने कहा था कि अगर तुम अपने थॉट्स को थोड़ी देर के लिए सबकॉन्शियस में लॉक कर सको तो इन सारी चीजों से छुटकारा मिल सकता है। और अब यहाँ पर राजू सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करता है। इसके बाद राजू अपने माइंड को कंट्रोल करता है और खुद को हिप्नोटाइज करके इल्यूजन से बाहर निकल आता है और यहीं से मूवी में जबरदस्त फाइनली फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब राजू उस खजाने को आग लगाने वाला होता है कि तभी कनक राजू उसके सामने काफी सारे इल्यूजन फिर से क्रिएट करने की कोशिश करता है। कनक राजू उसके सामने एलिगेटर का इल्यूजन क्रिएट करता है। एलिगेटर से जबरदस्त फाइट होती है लेकिन एंड में राजू जीत जाता है और फिर कनक राजू उसके सामने पिशाचों का इल्यूजन बनाता है। राजू उनसे भी भिड़ता है और अपने दिमाग पर काबू पाकर इस इल्यूजन से भी बाहर निकल आता है और आखिर में राजू पूरा खजाना और महल जला देता है। इसकी वजह से कनक राजू की आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। तभी वो पिशाच को बुलाता है और उसकी शक्ति अपनी आत्मा में समाहित कर लेता है और सीधे राजू पर जानलेवा हमला कर देता है। तभी देवी माता की शक्ति प्रकट होती है और राजू के 7 चक्र अवेक हो जाते हैं, उनमें 7 शक्तियां भर जाती हैं और वो एक ही बार में उस पिशाच को खत्म कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस ये मूवी पूरा 3 घंटे की है और इसने मेरा पूरा दिमाग खा लिया है। सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ये मूवी, पर क्योंकि मुझे इसका वीडियो बनाना था इसलिए मजबूरी में मुझे इसे पूरा देखना पड़ा। तो आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लीज अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।